हेलो, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर 2 के सेक्शन 40 की। जो अब चैप्टर 2 किसकी बात करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सेक्शन 40 भी किसकी बात करेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेगा। सेक्शन 40 क्या कहता है? बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ लैंड। ओके, अब चैप्टर 2 में क्या है? जो सेक्शन 40 है दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे सेक्शन 40 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 40 का पहला पार्ट क्या कहेगा? कॉवेनेंट अटैच्ड विद लैंड, ठीक है। और 40 का दूसरा पार्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात करता है। किसकी बात करेगा? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी कोवेनेंट की। कोवेनेंट क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। यहाँ पे मतलब है कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो क्या करता है? ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है किसी भी पर्सन या पार्टी के ऊपर। कॉवेनेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना, इम्पोज करना एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी के ऊपर। और कह सकते हैं कि कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट या और कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या लगाना है? कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है यहाँ पे एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी के ऊपर, ठीक है। अब क्या है? दो तरीके कोवेनेंट होते हैं। पहला पॉजिटिव कोवेनेंट जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट भी कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव कोवेनेंट। किसकी बात करता है? दो तरीके के कोवेनेंट की बात करता है, पॉजिटिव कोवेनेंट और नेगेटिव कोवेनेंट की बात करता है। अब देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट में होता है कि जैसे हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जिससे ट्रांसफरी को बाउंड कर दे। हम क्या करते हैं? ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जिससे क्या होता है? ट्रांसफरी बाउंड हो जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। ट्रांसफरी क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ स्पेसिफिक टास्क करना पड़ेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव और रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव कोवेनेंट की। नेगेटिव कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई कंडीशन हमने ऐसी लगा दी, हमने रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रही है? ट्रांसफरी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो जो ट्रांसफरी है वो क्या करेगा? ट्रांसफरी को क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्ट करेगी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करी ट्रांसफरी को ना करने के लिए, वो नेगेटिव कोड मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफरी है उसके ऊपर कोई हमने ऐसी कंडीशन लगा दी कि जो ट्रांसफरी है ऐसा ना करे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव कोवेनेंट। वो ऐसी कंडीशन है कि वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को और उस पर दो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। पहली, वो कहता है कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और दूसरी कंडीशन क्या लगाता है कि तुम इस प्रॉपर्टी पर जो पेड़ है, इस प्रॉपर्टी पर जो पेड़ लगा हुआ है तुम उसे नहीं कट करोगे। तो अब इसमें क्या है? पहली कंडीशन थी वो क्या थी? पॉजिटिव कोवेनेंट थी जो बात करता है प्रॉपर्टी के मेंटेन करने की, तो वो क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब दूसरा क्या है? मैंने बात की थी नेगेटिव कोवेनेंट में कि वो कहेगा कि ऐसा नहीं करो, ऐसी कंडीशन है कि ऐसा नहीं करना है उसे। तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि भाई वो पेड़ नहीं काटेगा। अब नहीं काट रहा तो वहां पे दूसरी कंडीशन क्या होगी? नेगेटिव कोवेनेंट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 40 किससे डील करता है? हमें ये पता होना चाहिए। पॉजिटिव कोवेनेंट से डील करता है या नेगेटिव कोवेनेंट से डील करता है? तो हम बात करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि सेक्शन 40 कौन से नेगेटिव कोवेनेंट से डील करता है या पॉजिटिव कोवेनेंट से, तो हम कहेंगे सेक्शन 40 नेगेटिव कोवेनेंट से डील करता है, ओके। अब क्या है? सेक्शन 40 को पढ़ने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 11 को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको सेक्शन 11 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ एक बार सेक्शन 11 की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 11 में क्या कहा है पहले कि अगर पर्सन है उसके पास दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? सेक्शन 11 में क्या है? दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और दोनों क्या है? एक दूसरे से अटैच है, एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है। और ट्रांसफर क्या करेगा? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और तो उस वक्त क्या होगा? जो ट्रांसफरर है ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है वहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त जो जरूरी है दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल के लिए या इंजॉयमेंट के लिए, क्या है? जरूरी है। हमने क्या बात करी थी? सेक्शन 11 की बात करी थी। सेक्शन 11 के प्रोविजन में हमने क्या देखा था कि हम कोई ऐसी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी है हमारी और हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं एक प्रॉपर्टी को, लेकिन क्या है उस पर हम प्रॉपर्टी में ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी उसको इंजॉयमेंट को हम कर सके। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ए के पास दो प्रॉपर्टी है, वो कौन सी? दोनों एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ए क्या करता है? दोनों में से एक को बेच देता है, बी को सेल कर देता है। तो यहाँ पर अगर ए कहता है कि
बी से तुम इस प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी दूसरी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पर क्या है, ये शर्त वैलिड मानी जाएगी, यहाँ पे क्या मानी जाएगी, ये शर्त वैलिड मानी जाएगी। यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उस पर कोई कंडीशन हमने क्या कर दी है, प्रॉपर्टी पे कंडीशन नहीं लगाई, हमने दूसरी प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट करने के लिए वहाँ पे लगाई है। बस दूसरी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट हम ना कर पाए उसको रोकने से, बता कि हम उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके बराबर से, इसलिए हमने दूसरी प्रॉपर्टी पर क्या कर दिया है, हमने अपनी प्रॉपर्टी को क्या करें, हार्म करने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उस पर कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब ये कि आपके यूज करने से हमारी प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमने सेक्शन 11 देख लिया। अब क्या है, अब देखते हैं हम एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40 के सब क्लॉज 1 में क्या कहा गया है। अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी के कुछ पोर्शन को ट्रांसफर करता है, कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के कुछ पोर्शन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करता है, और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त वो कुछ कॉवेनेंट अटैच कर देता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, क्या कर देता है, कोई डॉक्यूमेंट्स बना देता है, कुछ कंडीशन लगा देता है और कुछ रजिस्ट्रेशन लगा देता है। तो क्या होगा, जो ओरिजिनल ट्रांसफर पे लगाता है, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो क्या होता है, जो ओरिजिनल ट्रांसफर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट ट्रांसफर पे बाउंड नहीं होगा। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि भाई वो बंदा अभी जो प्रेजेंट ट्रांसफर हो रहा है उसी पर बाउंड नहीं होगा, वो क्या होगा, आगे असाइनी होगा या फिर उसका लीगल हायर होगा या कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही होगा, उन पर भी वैसे ही ट्रांसफर होंगे जैसे ओरिजिनल ट्रांसफर ही पर हुआ होगा। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस किस पे भी बाउंड होगी, आगे अगर हमारा कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है तो उस सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पे भी हमारी कंडीशन लगेगी और प्लस क्या लगेगी, रिस्ट्रिक्शन लगेगी, और दूसरा अगर कोई लीगल हायर है उस पर भी वो कंडीशन लगेगी ही लगेगी। जैसे यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन लैंड के यूज पर लगा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए के पास 2 हाउस है, उसमें से एक क्या करता है, ए क्या करता है, बी को सेल कर देता है। क्या है, ए के पास कितने हाउस है, 2 हाउस है, वो ए क्या करता है, बी को सेल कर देता है और कहता है कि तुम इस बिल्डिंग को सेकंड 2 फ्लोर से ज्यादा नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते, 2 फ्लोर से उस बिल्डिंग को बी से कहता है कि तुम 2 फ्लोर से ज्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, वरना क्या कहेगा, वरना मेरे घर में क्या नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी, और जिससे मेरे घर में क्या हो जाएगा, अंधेरा होगा। तो इसमें क्या है, बी ऐसी कंडीशन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, इस ऐसी कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या, अब उसने एक्सेप्ट कर ली तो उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो बी के लीगल हायर हो या फिर कोई भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, या फिर मतलब जो बी अगर किसी और को प्रॉपर्टी बेचेगा तो ये रिस्ट्रिक्शन, ये जो ऑब्लिगेशन है उन पर भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, किन पे एप्लीकेबल हो, उन पर्सन्स पे भी एप्लीकेबल होगी जिसको वो बाद में बी जिसको ट्रांसफर करेगा, बाद में किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी उस पे भी लागू होगी। जो अगर जैसे बी ने दोबारा प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो जैसे सी को कर दी, तो वहाँ पे सी जो होगा वो भी उसी रिस्ट्रिक्शन सी पे भी एप्लीकेबल होगी, वो भी 2 फ्लोर से ज्यादा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक केस था टल्क वर्सेस मॉक्जे का केस था। उसमें के केस में क्या था, एक पर्सन जो होता है अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि यह प्रॉपर्टी अनकवर्ड रहेगी, इसको कवर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी है जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस कंडीशन को और प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, परचेज कर लेता है। तो इस केस में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो कुछ टाइम बाद किसी और ओनर के पास चली जाती है, फिर उसके बाद किसी और को सेल कर देता है। तो वहां पर किसी और का सेल होते होते ऐसे करते 2 प्रॉपर्टी आ जाती है, क्या हो जाता है, किसी और का ऐसे करते करते प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, मिस्टर मॉक्जे के पास चली जाती है। अब मॉक्जे को भी उस कंडीशन के बारे में क्या होती है, जानकारी होती है, फिर भी उस प्रॉपर्टी पर वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन कर देता है। तो यहाँ पर केस कोर्ट के पास जाता है और मॉक्जे से कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पूछती है कि क्या आपको कंडीशन की जानकारी थी कि आप इस प्रॉपर्टी को अनकवर ही रखेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, मॉक्जे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन दैट केस में क्या होता है, जो मॉक्जे होता है वो भी उस रिस्ट्रिक्शन के लिए बाउंड होता है, जो इम्पोज करी थी रिस्ट्रिक्शन पहले पर्सन के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शन मॉक्जे के ऊपर भी लागू होनी थी। तो क्या कोर्ट कहता है, उस कंस्ट्रक्शन पे क्या कर लेता है, कोर्ट इंजंक्शन लगा देता है। क्या लगा देता है, एक इंजंक्शन लगा देता है, वो कोर्ट कंस्ट्रक्शन वहीं पे रुक जाता है। अब मैंने बात करी थी सेक्शन 40 के पार्ट 2 की, जो किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं।
ए अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ए अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में था तब क्या करता है? ए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट है अभी, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर देता है। किसको? सी को सेल कर देता है। अभी क्या है? ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है किसको? बी को, और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या फोर्स पे है, स्टिल फिर भी वो क्या करता है? ए पर्सन सी को वो प्रॉपर्टी बेच देता है। और सी को इस क्या था? नोटिस था कि भाई ये प्रॉपर्टी का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या करता है? सी उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है। और ये सी को ये भी पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी इनफोर्स है। तो इसमें क्या होगा? बी के साथ के कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पे क्या होता है? बी जो है ना इन्फोर्स करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को सी के अगेंस्ट भी। जो कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ था पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कर सकता है? क्योंकि सी को यहाँ पे नॉलेज थी, फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली कि बी के साथ ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी इन्फोर्स है। तो जो बी पर्सन होगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट सी के अगेंस्ट क्या करेगा? इन्फोर्स करा लेगा एज टू द सेम अगेंस्ट ए। मतलब जैसे वो ए के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकता था, वैसे ही सेम टू सेम वो सी के अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। अब कहते हैं कि अब सेक्शन 40 का 2 क्या कहता है? पार्ट 2 क्या कहता है कि जो ट्रांसफरर है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए किसी पर्सन के साथ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वैसे ही जो पर्सन होता है उस प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है? इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे मैंने बी की बात करी थी, तो उसमें क्या है? बी का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है इनफोर्स। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनते ही क्या हो जाता है? उस प्रॉपर्टी पे बी का राइट हो जाता है। और उस केस में जो ट्रांसफरर है, मतलब जो ए है, वो क्या होगा? ओरिजिनल ट्रांसफरर है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। ए क्या कर देता है? उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। और जो थर्ड पर्सन जिसकी बात करी थी मैंने, सी की बात करी थी ना, और जो थर्ड पर्सन होगा प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? थर्ड पर्सन को सेल कर देता है। जो ट्रांसफरी है जिसके पास क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? इन्फोर्स करा सकता है कोर्ट में जाकर, ओरिजिनल ट्रांसफरर और उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट। क्योंकि जो ट्रांसफरी था जिसके पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो पहला क्या करता है? वो पहला पर्सन था। कौन था? बी पहला पर्सन था जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इनफोर्स, अभी फोर्स में था। अब क्या होता है? जो ट्रांसफर है उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था? एंटर हुआ था। और जो कॉन्ट्रैक्ट था ट्रांसफरर ए के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट अभी ब्रीच नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देता? ए ने ब्रीच करके वो क्या कर दी थी? प्रॉपर्टी सी को बेच दी थी। तो इसमें क्या होगा? जो ट्रांसफरी है, जो बी है, पहला ट्रांसफरी है, वो क्या करेगा? उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो वो क्या करेगा? सी के अगेंस्ट भी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है, हमने इस एग्जाम्पल से बात करी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होती है। तो यहाँ पे जो बी का इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, ए नहीं कह सकता कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दिया तो उसका राइट है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स था, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, ए ने ब्रीच करा था वो कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या होगा? सी जिसने प्रॉपर्टी जानते हुए खरीदी थी, जानबूझ के खरीदी थी, तो वहां पे क्या होगा? सी उस सी अगेंस्ट बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकता है। अब हमने क्या जाना? सेक्शन 40 में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। दो तरीके क्या बात है, इसमें दो पार्ट है। पहला जो कॉवेनेंट लैंड से अटैच्ड है और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात करता है। टल्क वर्सेस मॉक्से का केस जाना था हमने, और इसमें जाना था दो तरीके के कोवेनेंट होते हैं, पहला रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव कोवेनेंट की बात करता है। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट क्या होता है? इसमें होता है हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जिससे ट्रांसफरी को बाउंड कर देती है कुछ स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। और नेगेटिव में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है ट्रांसफरी को ना करने के लिए, वो क्या हो गई? नेगेटिव कोवेनेंट हो गया। और सेक्शन 40 किससे डील करता है? नेगेटिव कोवेनेंट से डील करता है। और हमने क्या कहा था? सेक्शन 40 को जानने के लिए हमें सेक्शन 11 का एक्सेप्शन भी देखना पड़ेगा, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 40 की वीडियो, सेक्शन 40 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वीडियो समझ में आ गई होगी। सो प्लीज आप एक बार सेक्शन 11 भी जरूर देख लीजिएगा हमारी प्रीवियस वीडियो का, ठीक है। सो प्लीज इफ यू लाइक अवर चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।